हेलो बच्चों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th का लेसन फर्स्ट है, सब्जेक्ट साइंस है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो लेसन है ये मैंने शुरू किया हुआ है। इससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना दी है। जिस बच्चे ने वो नहीं समझी तो इसी चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आगे कराऊंगा। तो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उस कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद इस वीडियो में मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में समझाऊंगा। तो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं तो ये समझेंगे। तो थोड़ा सा पीछे वाला बता दूं मैं पहले। जो रासायनिक समीकरण होती है, जब हम किसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक सूत्रों की भाषा में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे आपके पास ये रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O। Fe जो होता है वो लोहा होता है, H2O जो होता है वो पानी होता है। तो जब लोहे और पानी के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमारे पास Fe3O4 बनता है और H2 गैस बनती है। यानी H2 जो है हाइड्रोजन गैस है और Fe3O4 जो है फेरस ऑक्साइड होता है। और ये जंग का सूत्र होता है, जो लोहे को जंग लग जाता है ना, तो वो इसका सूत्र है। तो ये पूरी एक रासायनिक समीकरण है। तो अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित का मतलब इसमें जो ये तीर के ये वाले जो होते हैं Fe जमा H2O, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो दूसरी तरफ होते हैं बाईं तरफ जो होते हैं अभिकारक होते हैं और तीर के दाईं तरफ उत्पाद होते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं। यानी जिनके बीच में अभिक्रिया होती है अभिकारक कहलाते हैं और जिनके जो नई चीज नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम संतुलित ये है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी है? कंकाली है। कंकाली का मतलब इसमें जो तत्व हैं, जैसे Fe है, Fe लोहा है, तो यहाँ पे Fe कितने हैं? एक है। और यहाँ पे Fe कितने हैं? Fe के पैरों में कितना है? 3। तो इसका मतलब ये 3 Fe है। यानी इधर 1 है इधर 3 है। तो हमने इनको बराबर करना है। ऐसे ही H यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तो बराबर है। चलो ऑक्सीजन यहाँ पे O 1 है और यहाँ पे O कितने हैं? 4 हैं। तो ये भी बराबर करने पड़ेंगे। तो जब हम इनको बराबर कर लेते हैं, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे तराजू है, तराजू में जब भी हम कोई चीज तोलते हैं तो जब तक दोनों पलड़े एक समान नहीं हो जाते तब तक हम उसे संतुलित नहीं कहेंगे। ठीक है। तो जब तक ऊपर नीचे रहेगा तो वो असंतुलित या कंकाली रहेगा, और जब वो बराबर हो जाता है तो वो संतुलित हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है? इसको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और जो घंटी का बटन होता है उसको भी आपने दबा लेना है ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रासायनिक समीकरण है ये। अब इसको संतुलित करना है तो इसके सबसे पहला चरण क्या है? देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए।
और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम है हमारा? सबसे पहला काम है इसको भी एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें और इसको भी एक बॉक्स के अंदर, इन सबको अलग अलग बॉक्स यानी डिब्बों के अंदर बंद कर देते हैं पेन के द्वारा। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये आगे किया हुआ है, तो पहले चरण में क्या किया? Fe को डब्बे में बंद कर दिया, प्लस फिर H2O को डब्बे में बंद कर दिया, फिर तीर का निशान आया, फिर Fe3O4। जैसे मैं बोल रहा हूं तो वैसे ही आपने बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये Fe3O4 फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, डब्बे में बंद कर दिया। फिर हाइड्रोजन यानी H2 को भी डब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब जो डिब्बे के अंदर बंद हो गया ना, इनके साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये रासायनिक तत्वों के रासायनिक सूत्र हैं और सूत्र हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? बस ये इन डिब्बों के आगे की तरफ कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, तो ये परिवर्तन कर सकते हैं हम, और यही परिवर्तन करके हम समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दूसरा चरण क्या होगा? पहला चरण आपके समझ में आ गया, उनको डिब्बों में बंद किया। ठीक है, दूसरे चरण में क्या करना है? दूसरे चरण में हमने जो उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या सूची में लिख लेनी है। तो जैसे ये डिब्बा आपके पास है ना, जैसे यहाँ पे तत्व का नाम लिखना है, जो जो भी रासायनिक समीकरण में आपको तत्व दिखते हैं ना, तो जैसे ऊपर रासायनिक समीकरण थी उसमें कौन कौन से तत्व हैं, देखो इसमें एक तो Fe है, तो ये Fe यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे H है, कौन सा है? H, तो यहाँ पे हमने H लिख दिया, और इसमें एक ऑक्सीजन है O, तो हमने यहाँ पे O लिख दिया। ठीक है, तो जितने भी तत्व होंगे, चाहे आपको दोनों तरफ जितने भी तत्व दिखें, Fe यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इसके अलावा, इन तीनों के अलावा और कोई तत्व इसमें नहीं है, तो हमने तत्व के नीचे तत्वों के चिन्ह लिख दिए। ठीक है, Fe क्या होता है? लोहा होता है, H होता है हाइड्रोजन, O होता है ऑक्सीजन। फिर हमने अभी कारकों के परमाणुओं की संख्या लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है, यानी तीर के जो लेफ्ट हैंड साइड बायां भाग है और ये दायां भाग है, तो बाईं तरफ जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं, तो अभिकारकों की संख्या लिख लेनी है हमने। जैसे यहाँ Fe कितना है, और भी Fe यहाँ पे, तो एक ही Fe है, तो हमने यहाँ पे Fe है, Fe की सीध में यहाँ पे एक लिख दिया। क्या लिख दिया? एक। और फिर H देखना है हमने, तीर से पहले H कितने हैं? H तीर से पहले 2 हैं, क्योंकि H के पैरों में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 H है ये, तो H के सीध में यहाँ हमने 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या लिख दिया हमने? 2। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन और भी कहीं हो सकता है, यानी तीर से पहले जहां जहां भी ऑक्सीजन है सबको काउंट करके लिखना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उत्पादों के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। किसकी संख्या लिखेंगे? उत्पादों के परमाणुओं की संख्या। तो उत्पादों के परमाणुओं की संख्या में क्या होगा? देखो यहाँ पे Fe कितने हैं भाई? 3 है। Fe कितने हैं? Fe के लोहे के नीचे 3 लगा हुआ है, तो 3 है ये, तो 3 लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो ऑक्सीजन की सीध में हमने यहाँ पे 4 लिखना है उत्पादों के नीचे। और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमने 2 लिख दिया हाइड्रोजन की सीध में और उत्पादों के नीचे। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ Fe जो उत्पाद था, तीर के राइट हैंड साइड में 3 Fe हैं और हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब हमने इनको बराबर करना है, यानी ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए,
ये 4 है तो ये भी 4, ये 2 2 दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले किसको बराबर करेंगे? सबसे पहले हम किसको, चरण 3 है जो, इसको पढ़ेंगे। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, तो उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। तो इस आधार पे हम Fe3O4 को चुनते हैं, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है इसमें? 4 है। क्या है? 4। 4 किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए, यानी सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। तो ऑक्सीजन बराबर कैसे होगा? तो हम ऑक्सीजन का मतलब है इसमें Fe3O4 को बराबर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले Fe3O4 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? आगे चलते हैं। देखो यहां से आपकी थोड़ी समझ में नहीं आएगा, तो ये है, देखो अब समझो इसको। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर ऑक्सीजन को संतुलित करना है हमने सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे Fe3 ऑक्सीजन में 4 है, सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये H2O का डिब्बा है ना, ठीक है, उसके बाहर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन हमने बनाने हैं। तो 4 ऑक्सीजन हम कैसे बना सकते हैं? हमने डिब्बे के अंदर कुछ नहीं करना, हम डिब्बे के बाहर ही लिखना है जो भी लिखेंगे। तो अगर हम बाहर 4 लगा देते हैं तो 4 अंदर 1 है ऑक्सीजन, और बाहर 4 लगाने से 1 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, तो ये 4 ऑक्सीजन बन जाती हैं इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 4 तो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन 4 यहाँ लगाने से हाइड्रोजन, यहाँ पहले 2 थे ना, तो अब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे H कितने हो गए? अब यहाँ पे 8। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो अब हमने ऑक्सीजन तो बराबर कर दिया दोनों तरफ, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ठीक है, अब हम क्या करें? आगे देखो, आया समझ में आपके? तो उसके बाद हम चौथा चरण में जाते हैं। अब हम Fe या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक को संतुलित कर सकते हैं। चाहे तो हम Fe को बराबर कर लें, Fe को बराबर कर लें, चाहे हाइड्रोजन को बराबर कर लें, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बराबर कर लेते हैं। चलो, तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणु को 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 है जैसे, और यहाँ भी 4 करने हमने, तो 4 करने के लिए 2 तो पहले ही है, 2 को किससे गुणा करें कि 4 हो जाए? तो 2 दूनी 4 होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 और 2 4, यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे कितने हैं? 8 हाइड्रोजन हैं, तो ये भी 8 बनाने पड़ेंगे। तो 8 बनाने के लिए 2 का पड़ा 8 करना है, तो 2 चौके 8 होते हैं, तो यहाँ 4 लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? यहाँ पे H2 के आगे 4 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 4। ठीक है, तो आगे लगाया हुआ है जैसे। तो इस चरण में देखो, इस प्रकार हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करना है? 4 तो यहाँ पहले लगा दिया था हमने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, और 4 ही हमने यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, और ये 4 दूनी 8 हाइड्रोजन ये हो गए, दोनों तरफ 8 8 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4 एकम 4, यानी 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बराबर होगी। अब रह गया है Fe यहाँ पे कितने हैं? 3 है। कितने? 3। और यहाँ Fe कितना है? 1। तो इसके आगे भी हम 3 लगा दें, तो ये Fe भी बराबर हो जाएगा, 3 3 हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? आगे क्या कहता है ये देखो,
Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर Fe के 3 परमाणु लेते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, 3 लिख दिया Fe के आगे, ठीक है। तो अब Fe इधर 3 है, Fe के पैरों में 3 है, इसका मतलब 3 Fe है और यहाँ भी 3 Fe हो गए, ठीक है। तो अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करते हैं अब हम। तो ये जो संतुलित समीकरण ये बन गई है या नहीं, इसकी जांच करेंगे। तो अब हम ये डिब्बे इसके हटा देते हैं। तो डिब्बे हटाने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, जैसे 3 Fe ये लिख दिया, जैसे समीकरण ऊपर है ना वही लिख दी, 3 Fe जमा 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 जमा 4 H2। तो अब हम देखेंगे इसमें 3 Fe इधर है और 3 Fe ये है, ठीक है। Fe के पैरों में 3 है तो 3 दोनों की तरफ है। H कितने हैं यहाँ पे, 8 हैं और यहाँ भी 4 दूनी 8 H हैं। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ यानी सभी बराबर हो गए हैं। तो समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण अब संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कौन सी विधि है ये, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी हमने बस अंदाजे लगाए और उसको गुणा करते गए और वो संतुलित हो गई। तो क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का हमने इसमें प्रयास किया है, ठीक है। अब हमने संतुलित तो कर दी, अब इसमें हम और भी कुछ इसमें करना होगा ताकि हमें बिल्कुल एंड पिक्चर क्लियर हो जाए कि समीकरण किस टाइप से हुई है, क्या समीकरण हुई है। तो 7वें चरण में हमने क्या करना है, उनके भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने हैं। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं कि कोई तत्व जो है वो ठोस है या द्रव है या गैस है, ठीक है, या किसी तत्व में पानी मिला हुआ है या नहीं है। तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देनी होती है। तो इस जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं हमारे पास, तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनार्थ पूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस को हम G से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, G से, ठीक है। गैस को हम G से लिखते हैं, द्रव को L से लिखते हैं, L का मतलब लिक्विड, और एक्वस का मतलब है किसी के अंदर अगर पानी है, जैसे पेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट करते हैं हम, तो उसमें ना ठोस होता है वो, ना द्रव होता है, वो थोड़ा पेस्ट टाइप होता है, तो वो एक्वस हो जाता है। और सॉलिड का मतलब ठोस है कोई वस्तु या नहीं, ठीक है। तो उनके साथ हम ये लगा देते हैं। तो जैसे आपके पास जो अभी हमने समीकरण संतुलित की थी, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे Fe लोहा होता है तो ये क्या होता है, S का मतलब सॉलिड होता है लोहा, और यहाँ पे H2O जो है वैसे तो लिक्विड होना चाहिए पानी, लेकिन यहाँ G लिखा है, G का मतलब क्या है, गैस। तो इसका मतलब जो पानी है वो गैस की अवस्था में लिया गया है, और गैसीय अवस्था में पानी क्या होता है, भाप होती है। यानी जब हम लोहे के ऊपर पानी की भाप टकराते हैं, यानी पानी की भाप और लोहे को जब अभिक्रिया कराते हैं, तो Fe3O4 ये सॉलिड बन जाता है, यानी ये जंग बन जाता है। जंग क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, और उसके साथ हाइड्रोजन जो होती है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, तो हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को हम अच्छी तरह से लिख देते हैं, उसकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी। तो इससे हमारे पास जो अभिक्रिया है वो पूर्ण रूप से पूरी जानकारी हमें दे रही है कि किस तत्व
कोई तत्व किस अवस्था में है और किस से अभिक्रिया कर रहा है और किस अवस्था में अभिकारक बन रहे हैं, उत्पादक बन रहे हैं। तो H2O जो है गैस का चिन्ह उपयोग किया गया है, दर्शाता है कि जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। तो हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। ठीक है, कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं की परिस्थितियों को भी हम लिखते हैं। अब जैसे यह अभिक्रिया है तो इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां हैं, जैसे अभिक्रिया कितने तापमान पे करवाई गई, कितने दाब पे करवाई गई और उसमें कोई उत्प्रेरक है या नहीं है, तो ये भी हम दर्शाते हैं। जैसे ये है अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये हाइड्रोजन गैस यानी भाप के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ जब अभिक्रिया करती है और 340 एटमॉस्फेयर, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर होता है, दाब होता है, तो 340 एटमॉस्फेरिक दाब के ऊपर अभिक्रिया होती है ये। तो ये CH3OH ये मिथेनॉल बनता है। CH3OH होता है मिथेनॉल और ये लिक्विड बनता है भाई। ठीक है, तो ये भी एक दाब है। और ऐसे ही अगली अभिक्रिया जैसे 6CO2 एक्वस, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु हैं और 12 H2O लिक्विड और सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, यानी सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तब अभिक्रिया होगी। तो ये बनता है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज बनता है, 6O2 ऑक्सीजन बनती है, H2O पानी बनता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार हम इस अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो भी है ये, जैसे ये तो दाब है और ये इसके उत्प्रेरक हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी अभिक्रिया को अच्छी तरह से लिख सकते हैं जिससे हमें समीकरण के बारे में या अभिक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसके बाद आपके पास जो हमने पढ़ा उसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। अगर अभी कराने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन होता है, घंटी का बटन होता है, उसको दबाना है ताकि आपके पास अपने आप ही नई वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।